हाय एंड वेलकम बैक टू द सिल्वर बुल। तो आज डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का थर्ड वीडियो होने वाला है। तो इस पे हम लोग एनगल्फिंग पैटर्न को अच्छे से सीखेंगे। सो एनगल्फिंग पैटर्न जो ये टर्म है उसी के अंदर पूरा जो ये कॉन्सेप्ट या जो थ्योरी है वो छुपा हुआ है। ठीक है, तो पहले इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट पे जाके इसका एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो इस वाली अगर पिक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि चलो मार्केट जो है ये वाला जो रेड कैंडल है यहाँ पे शुरू हुआ था, फिर शुरू होकर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहाँ से मार्केट घूम गया, फिर घूमते घूमते क्या हुआ ये नीचे आया, नीचे आके कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स करके यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो जनरली एनगल्फिंग पैटर्न का जो फर्स्ट कैंडल होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब क्या होगा वो मारूबुजू जैसा नहीं होगा, मतलब इसका जो बॉडी हो उतना बड़ा नहीं होगा, मतलब ये उतना ज़्यादा डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे हो तो आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा अब तक कि स्टॉक मार्केट में मूवमेंट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब सिर्फ बुलिश इंस्टीट्यूट नहीं है मार्केट में, बियरिश इंस्टीट्यूट भी है। तो कोई एक ऐसा की पॉइंट आएगा कभी ना कभी जब हो सकता है रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रहा है या फिर सपोर्ट लेवल के नीचे जा रहा है। एक इंस्टीट्यूट चाह रहा होगा कि चलो मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, वो नीचे लेके खींचना चाह रहा होगा और उसने बड़ा सा कैंडल भी बना दिया होगा, लेकिन उससे भी बड़ा कोई दूसरा इंस्टीट्यूट या दो तीन इंस्टीट्यूट मिलके वहाँ पे बाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे भी बड़ा एक बुलिश कैंडल बन के मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो वो सिनेरियोज भी हो सकते हैं, बट जनरली अगर ये बहुत ही ज़्यादा की लेवल पे ना दिखे, ठीक है, मतलब की लेवल ब्रेक होके ना दिखे कि फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो अगर ये की लेवल के आसपास दिखे, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस है उसके नीचे दिखे, कोई सपोर्ट है उसके आसपास कहीं ऐसा कुछ बुलिश एनगल्फिंग दिखे, कोई रेजिस्टेंस के आसपास ऐसा कोई बेरिश एनगल्फिंग दिखे, तो उसका इंटरप्रिटेशन, उसका ट्रेड काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ है, फिर उसके बाद अच्छे से समझेंगे कि चार्ट में इसको कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है और कैसे ट्रेड लेना है। तो ये पहला कैंडल हो गया। अगले कैंडल का स्टोरी क्या है, अगले कैंडल ये वाले पर्टिकुलर इमेज में मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लगा। ठीक है, रिवर्स होते होते क्या हुआ, ये जो पहला वाला कैंडल का जो बॉडी और हाई था दोनों को तोड़ के ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दे दिया। ठीक है, पहले साइकोलॉजी को समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट बेयरिश था, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा था और ये फिर से गैप डाउन भी खुला, बट यहाँ पे कोई हो सकता है की लेवल था, कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके आसपास से बुलिश लोग या फिर जो बुल्स है वो हायर क्वांटिटी हायर वॉल्यूम में घुसे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर चला गया, यानी कि रिवर्स कर गया। ठीक है, और ऊपर जाके ही क्लोज दिया। ठीक है, तो इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या होना चाहिए, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जो बॉडी है फर्स्ट कैंडल का, ठीक है, ये जो बॉडी है ये बॉडी को सेकेंड कैंडल का बॉडी एनगल्फ करना चाहिए, और ये जो फर्स्ट कैंडल का टेल से ये पर्टिकुलर टेल और ये पर्टिकुलर टेल, इसको भी सेकेंड कैंडल का जो टेल है ये एनगल्फ करना चाहिए। तब मैं उसको एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग मानता हूँ। एनगल्फिंग मतलब क्या है कि एक इंसान या फिर एक कैंडल कोई दूसरी चीज़ को, एक चीज़ कोई दूसरी चीज़ को एनगल्फ कर रहा है, यानी कि खा रहा है, यानी कि डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक डोमिनेटिंग रिवर्सल पैटर्न है। इस पिक्चर को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे खुला था, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर आके कहीं पे यहाँ पे क्लोज किया। अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से बियर का एंट्री हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी या वॉल्यूम के साथ घुसे और मार्केट को नीचे लेके चले गए और यहाँ पे कहीं पे क्लोज किया। तो इस केस में भी क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी है उसको सेकेंड कैंडल का जो बॉडी है उसने एनगल्फ किया, यानी कि उसने डोमिनेट किया, उससे ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये जो बॉडी है, इस बॉडी ने इस बॉडी को अपने अंदर पूरा समा लिया। ठीक है, और ये जो हाई और लो है, ठीक है, ये जो हाई और ये जो लो है सेकेंड कैंडल का, वो भी फर्स्ट कैंडल का ये जो हाई एंड लो है उसको भी एनगल्फ कर गया, यानी कि ये जो फर्स्ट कैंडल है वो सेकेंड कैंडल में समा गया। तो मैं एनगल्फिंग पैटर्न को ऐसे आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, पूरा पिक्चर को एक बार साफ कर लेते हैं। इस पे क्या बोला मैंने कि जो सेकेंड कैंडल का बॉडी है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस लेके जो बॉडी बन रहा है उसको पूरा एनगल्फ कर चुका है। राइट, ये पूरा एनगल्फ होना चाहिए। और जो सेकेंड कैंडल का लो एंड हाई है वो भी फर्स्ट कैंडल का जो लो एंड हाई है उसको एनगल्फ करना चाहिए, तब ये एनगल्फिंग पैटर्न होगा मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, जो सेकेंड कैंडल है
उसने क्या किया, उसका जो बॉडी है उसने क्या किया, फर्स्ट कैंडल का बॉडी को एनगल्फ किया यानी कि खा गया, और जो सेकेंड कैंडल का लो एंड हाई है वो भी क्या किया, फर्स्ट कैंडल का जो लो एंड हाई है उसको पूरा एनगल्फ कर गया यानी कि डोमिनेट किया। ठीक है, तो ये हमेशा ये कॉन्ट्रडिक्टरी कलर में हो ज़रूरी नहीं है। मेन ज़रूरी क्या है कि सेकेंड कैंडल जो है ये बहुत ही, इसका जो बॉडी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नॉट नेसेसरीली मारूबुजू हो, टेल थोड़ा लंबा हो तो भी चलेगा, लेकिन बॉडी जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1% होगा तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। सेम ओवर हियर, जो सेकेंड वाला कैंडल है उसका बॉडी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1% होगा चार्ट के हिसाब से, एटलीस्ट डेली चार्ट की बात हम लोग करें तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, बट ये फिर भी डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हैं, उसके हिसाब से परसेंटेज जो है थोड़ा सा वेरी कर सकता है। हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना वोलेटाइल है। बट ये जो कलर है ये हमेशा रेड एंड ग्रीन हो तभी ये बुलिश इनगल्फिंग होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा, ये रेड इतना बड़ा कैंडल की जगह हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ग्रीन कैंडल बना हुआ है तो भी चलेगा, तो भी वो इनगल्फ कर रहा है। इतना छोटा भी नहीं हो तो चलेगा, हो सकता है इतना सा कोई एक यहाँ पे क्या हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है ऐसे, तो भी चलेगा। उसके बाद भी अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है मतलब वो एनगल्फ कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर इसका इनसाइड पिक्चर समझने का कोशिश करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, अगर छोटा कैंडल होगा तो मार्केट बेसिकली क्या था, एक साइडवेज या फिर एक रेंज में फंसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट एक साइड पे ब्रेकडाउन तो दिया, ये जो रेंज बना हुआ था, अगर रेंज बन चुका है तो बहुत ही कॉमन सेंस बन जाता है कि जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे। इस केस में क्या हुआ, नीचे की तरफ खुला तो हमें शॉर्ट करना चाहिए, बट क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा जाने के बाद क्या हुआ, ये सेलर ट्रैप था और मार्केट ऊपर जाके बहुत ही स्ट्रांगली क्लोज दे दिया। तो ये जो साइडवेज मार्केट बन रहा है इसका कैंडल का जो कलर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो सेकेंड कैंडल का कलर है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये ग्रीन है तो इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, इसका जो कलर, इसका जो सेंटिमेंट है उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे और उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। सेम गोज ओवर हियर, अगर ये एक छोटा सा साइडवेज कैंडल होता है, ये जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कौन सा कलर का कैंडल है, लेकिन अगर ये कहीं पे ब्रेकआउट दिया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो ऑब्वियस है कि लोग बाय करेंगे। लेकिन अगर ये बायर ट्रैप है और नीचे ऐसा इतना स्ट्रांगली आके यहाँ पे क्लोज दे दिया तो इसका मतलब सिंपल है कि ये जो है सेकेंड कैंडल अगर ये रेड बना है तो वो डायरेक्शन, वो सेंटिमेंट ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए ये पैटर्न ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सेकेंड कैंडल का अगर ये बुलिश एनगल्फिंग है, मतलब क्या, सेकेंड कैंडल अगर बुलिश है यानी कि ग्रीन है तो फिर हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे। कैसे प्लान करेंगे, सेकेंड कैंडल का हाई को मार्क करके रख देंगे, इसके ऊपर मार्केट जैसे ही जाएगा हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड जो ग्रीन कैंडल है इसकी हाई ब्रेकआउट होने पे एसएल कहाँ पे रखना चाहिए, थियोरेटिकली बोला जाता है कि सेकेंड कैंडल का नीचे एसएल रखेंगे, बट क्योंकि ये डायरेक्शनल कैंडल है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1% है तो यहाँ पे जो मारूबुजुर्ग के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि 50% पे एसएल हम लोग देख के छोटा सा एसएल मैनेज कर सकते हैं। सेम करेंगे यहाँ पे कि जो सेकेंड कैंडल है उसका हाई और लो का 50% निकाल लेंगे और फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, इसको एक बार साफ कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ट्रेड लिया ऊपर की तरफ और यहाँ पे 50% पे एसएल दिया, तो ये हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, बट थियोरेटिकल एसएल कहाँ है, नीचे है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ गया और हमारा स्टॉप लॉस लेके फिर से ऊपर भागने लगा। तो मारूबुजुर्ग की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है अगर ये बुल्स सच में इतने स्ट्रॉन्ग है तो ये 50% जोन को डिफेंड करेंगे, लेकिन मार्केट में पिक्चर परफेक्ट चीज़ें हमेशा नहीं होगा। तो अगर इस केस में मेरा एसएल चला भी गया या अगर मार्केट फिर से ऊपर जाता है इस हाई को ब्रेक करके, हम लोग फिर से इस कैंडल की साइकोलॉजी के हिसाब से फिर से री एंट्री यहाँ पे ज़रूर ट्राई करेंगे। आइडियली इसका 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिनिमम 1:3 रिस्क रिवार्ड फॉलो करना चाहिए, बट डिपेंड करता है हम लोग मार्केट की कौन सी जगह पे है, क्या पास में अच्छा सा कोई सपोर्ट है, वहाँ से एक बहुत स्पेस दिख रहा है रेजिस्टेंस तक जर्नी का, तो फिर ये अच्छा रिस्क रिवार्ड वहाँ पे बैठा सकता है। ठीक है, और अगर कभी ऐसा हुआ कि चलो सेकेंड दिन आके हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट क्लोज तो हो गया है,
ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्लोज तो हो गया है, लेकिन ये यहाँ पे फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन या थोड़ा गैप अप खुले क्या हुआ, मार्केट नीचे आने लगा और पहले नीचे ब्रेक किया फिर ऊपर की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका थ्योरेटिकल स्टॉप लॉस था ये पहले चला गया, उसके बाद फिर ये ऊपर जाके एंट्री दे रहा है। तो ये इनगल्फिंग पैटर्न के हिसाब से हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। कोई भी चार्ट पैटर्न अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका जो थ्योरेटिकल स्टॉप लॉस है वो चले जाने के बाद वो साइकोलॉजी और एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे कोई दूसरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें एंट्री ज़रूर मिलेगा, वो आगे जाके बाकी जो मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सेकेंड ये जो एग्जांपल है इसमें क्या है, ये बेयरिश एनगल्फिंग है। तो सिंपल है, सेकेंड कैंडल का सेंटीमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। ये जैसे ही नीचे आएगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करेंगे। थ्योरेटिकली यहाँ पे एसएल देना चाहिए, बट अगर ये कैंडल बड़ा है, डायरेक्शनल है, तो फिर इतना बड़ा एसएल देने का मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके 50% के आसपास 50% एग्जैक्टली निकाल लेंगे हाई लो कैलकुलेट करके, फिर उसमें एसएल लगा के ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि छोटा एसएल से काम करोगे तो ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इसका थ्योरी। अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग 26 जुलाई 2023 एंड 27 जुलाई को अगर कंपेयर करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि चलो यहाँ पे मार्केट ने एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर उसको अच्छे से ब्रेक किया। लेकिन ये ब्रेक जो किया तब ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस में पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें पता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो अच्छे से नहीं देखा होगा, उसको आप अच्छे से जाके देख लो, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये सपोर्ट हम लोगों ने पहले से ड्रॉ करके रखा होगा जब मार्केट यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब ऐसा कोई कैंडल बन रहा है जहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे डाउट हो रहा है कि यहाँ पे हाँ बियरिश प्रेजेंस आ सकता है, उसके बाद जब यहाँ पे ये एनगल्फिंग हुआ, बियरिश एनगल्फिंग हुआ, उसके बाद हमें अलर्ट हो जाना है कि चलो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो सकता है। और अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ या फिर अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ तो थोड़ा व्यू अलग होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पोजिशनल ट्रेड भी करता हूँ वीकली चार्ट पे, तो भी मैं यहाँ पे डेली चार्ट देख के आराम से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ। अगर मैंने बनाया होता तो उसमें क्या होता देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं अगर शॉर्ट करता इस कैंडल के हिसाब से, ठीक है, तो एंट्री कहाँ पे होता, इस पर्टिकुलर कैंडल पे एसएल कहाँ पे रखना चाहिए। थ्योरेटिकली यहाँ पे क्या आ रहा है 1.64%, तो इतना बड़ा एसएल हम लोग नहीं प्लान करेंगे। तो 748 आ रहा है, इसका हाफ एग्जैक्टली हम लोग प्लान करेंगे, कितना हो जाएगा 374 के आसपास प्लान करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैंने अगले दिन आके ही जैसे ही इसका लो 570 या 569 पे जैसे ही CMP करंट मार्केट प्राइस टिक को जैसे ही वो वहाँ पे ट्रिगर हुआ या फिर जैसे ही उसको टच किया, इसके लो को जो है 569 को जैसे ही टच किया, वैसे ही मेरा शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हो जाता और मेरा यहाँ पे एसएल रहता। तो मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड में यहाँ पे कितना मिल सकता था कि चलो ठीक है, यहाँ तक भी अगर मैं चेस करता तो भी 1:4, अगर मैं मैक्सिमम देखूँ तो 1:5 के आसपास आ रहा है। तो मैक्सिमम मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब बैक टेस्ट किया जाता है तब मैं आपको मैक्सिमम देखना चाहिए, ताकि आप रिपोर्ट जब बना रहे हो एक्सेल शीट में तो आप उसको अच्छे से वहाँ पे लिख पाओ कि मैक्सिमम में अगर बना रहता तो इतना प्रॉफिट मिल रहा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ चलो इतना परसेंटेज टाइम इतना प्रॉफिट मैक्सिमम मिल सकता है। तो उस हिसाब से मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड प्लान करूँगा और फिर उस हिसाब से मेरा इतना सक्सेस रेशियो भी होगा। ओके, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है बियरिश एनगल्फिंग का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 19 दिसंबर एंड 28 दिसंबर 2023। अगर इस वाले पर्टिकुलर एरिया को देखेंगे, अगर आप लोगों ने गैप डाउन गैप अप वाला वीडियो देख लिया है तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा कि चलो मार्केट यहाँ से गैप अप खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना चाहिए, हमें यहाँ पे ऐसे एक सपोर्ट हमें प्लान कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही ये एक बियरिश एनगल्फिंग है, राइट, मैंने क्या बोला, अगर पहला कैंडल छोटा है तो उसका कलर उतना मैटर नहीं करता। तो ये थोड़ा सा पेपर अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है, बट ये छोटा है। ये कैंडल जब क्लोज हुआ तब हमें समझ आ रहा है कि ये इसको डोमिनेट करके नीचे लेके क्लोज आ गया। लेकिन अगर आपने ये सपोर्ट वाला एरिया आइडेंटिफाई करके रखते तो आपको ये पता होता कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं एनगल्फिंग पैटर्न की वाइज में यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड करता, इस दिन अगले दिन आके मैं यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजिशन बिल्ड करता तो मेरा आराम से एसएल चला जाता 960 या इसके आसपास कुछ आ रहा है, मतलब क्या होगा 480 के आसपास आएगा, राइट। 480 के आसपास अगर आपने एसएल लगाया होता तो उसी दिन आपका एसएल चला जाता आराम से। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि अभी हम लोग जो भी सीख रहे हैं वो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, गैप अप गैप डाउन एंड ट्रेल लाइन। इनको सीख के
इनमें से भी अगर आप ट्रेंड लाइन को छोड़ना चाहो तो भी चलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड गैप अप गैप डाउन, इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही फुटस्टेप्स है इंस्टीट्यूट्स का। तो उस हिसाब से अगर आप लोग एंट्री एग्जिट खोजोगे, बाकी जो आप लोग चार्ट पैटर्न सीख रहे हो उसको अप्लाई करोगे, तो आप ज़्यादा फायदेमंद रहोगे। ये हमेशा काम नहीं करेगा, कोई भी चार्ट पैटर्न हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास उसके साथ अलाइनमेंट में उसको फॉलो कर रहे हो तो आपका सक्सेस रेशियो थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर भी वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, जो मैं बाद में कवर करूंगा क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आराम से ये नीचे भी जा सकता था, राइट। यहाँ पे मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये नीचे जाके ये जो गैप डाउन, ये जो गैप अप था, इसको भी फेच कर सकता था, आपको 1:1 मिल जाता, या फिर यहाँ तक भी आ सकता था ये गैप फिल करने के लिए, तो भी आपको 1:3 तो आराम से मिल जाता। तो इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारे चार्ट पैटर्न जितने भी हम लोग कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीख रहे हैं वो काम आएगा उसमें। ओके, ये एक तीसरा एग्जांपल है 31 अगस्त एंड 1 सितंबर। सपोर्ट जोन हम लोगों ने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा है। ये एग्जैक्टली पिक्चर परफेक्ट तो नहीं बना है, क्योंकि जो रेड कैंडल है उसका लो है 989 और ग्रीन कैंडल का ओपन है 996, थोड़ा सा ऊपर खुल गया 7 पॉइंट से। तो अगर ये 7 पॉइंट नीचे खुल जाता तो ये पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल होता, बट यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हाँ ये साइकोलॉजी यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे पहले एक एसएल हिट हो, उसके बाद इस पे प्रॉफिट हो। देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया होता तो ये थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर में इसको दे रहा हूँ, ये पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता। आप अगर चाहो इसको बोल सकते हो कि सर ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है, मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, दैट इज ऑल्सो ओके। कोई दूसरे या तीसरे स्ट्रैटेजी में यहाँ पे एंट्री पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे, इस पर कितना आ रहा है 743 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो इसको हाफ कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 371-2 के आसपास ऐसा लाएगा। तो 370 अगर देखेंगे, नहीं इस पे एसएल हिट नहीं हुआ है, अगर ध्यान से देखेंगे नहीं इस पे एसएल हिट नहीं हुआ है, थोड़ा सा पॉइंट से बच गया है, ठीक है। तो क्या होगा, अगले दिन आपका यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट से आपका एसएल बच जाएगा, और जो ये यहाँ पे जो ये रिजेक्शन बना, अगर आप इसको रेजिस्टेंस जोन करके मार्क करके रख दोगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले से वीडियो देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो सारे अच्छे से देखोगे तो आपको ये अच्छे समझ आ जाएगा कि जो अभी आप सीख रहे हो उसको कैसे आपको चार्ट में देखना है, उसको कैसे आपको चार्ट में ट्रेड करना है। तो आप यहाँ तक भी होल्ड पे रखते तो भी आपको 1:4 मिलता, मैक्सिमम यहाँ पे कितना मिला है 1:4 ही मिला है, 5 तक नहीं मिला है, ठीक है। तो 1:3 तो आराम से मिल जाता। ओके, सो दिस इज वन बुलिश एनगल्फिंग का एग्जाम्पल। सो दिस इज अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ बेरिश एनगल्फिंग। तो इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे अगर गैप की थ्योरी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए, ऐसा हमें लगेगा, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा इसको एक्यूरेटली ड्रॉ करने के लिए, बट आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो से अच्छे समझना होगा कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो ऐसे एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ। बट मुझे ये भी देखना होगा कि जो इंस्टीट्यूट का सेलिंग आ रहा था, यहाँ पे भी एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ है। मतलब क्या है, कोई रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ऐसा कोई कैंडल नहीं बना सकता। तो जब यहाँ पे ये कैंडल बन रहा है तब मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टिल चांसेस है, ठीक है, कि यहाँ पे फिर से रिजेक्शन आ सकता है और एक फेक ब्रेकआउट की तरह काम कर सकता है। जैसे ही ये वाला रेड कैंडल क्लोज हुआ, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता अगले दिन आके इसके लो ब्रेकडाउन पे, तो मेरा एसएल कितना रहता, ऑलमोस्ट 764 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको प्लान करेंगे तो कितना होगा, 382 के आसपास का कुछ एसएल रखना पड़ेगा। तो 382 के आसपास का अगर कुछ प्लान करेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ एसएल होगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होगा 382, पर ठीक है, उतना मैं उस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो इस पे क्या होगा, बेसिकली 1:8 तक भी हम लोग इसमें अचीव कर सकते हैं। 1:8 नहीं भी पकड़े तो भी जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है उसको मैं यहाँ पे आराम से पूरा कर सकता हूँ, अगर मैं 1:4-5 तक भी मैं चेस कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये पूरा डिपेंड करता है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ जितने भी आप पैटर्न को सीख रहे हो उसको आप फॉलो करोगे तो उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इनसाइड कैंडल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।